मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टियों का सनसनीखेज खुलासा। कहा गबन घोटाले भ्रष्टाचार छिपाने के लिए किया गया है बीजेपी में प्रवेश। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट, जिसके अधीन मरीन लाइंस का बड़ा कब्रिस्तान भी आता है, और पूरी मुंबई में इस जामा मस्जिद ट्रस्ट की वक्फ की औकाफ की 48 प्रॉपर्टीज है, 48 संपत्तियां हैं। तो ये जामा मस्जिद ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी शोएब खतीब, उनके साथी, ऐसे भाजपा में इन्होंने प्रवेश किया था और उसका बाद में खंडन किया था। मगर ये प्रवेश क्यों किया गया, ये क्या वजह थी इसके पीछे? तो जो कानूनी कार्रवाइयों का अब शिकंजा धीरे धीरे मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के घोटालों, गबन और भ्रष्टाचार पर कसता जा रहा है। कुछ समाजसेवी, पूर्व पत्रकार, कुछ पूर्व ट्रस्टीज इसमें जो लगे हुए हैं मुस्लिम उम्मत की संपत्तियों को बचाने के लिए, तो उस कार्रवाई के फांस के चलते जो है एक पनाह चाहिए, तो वो पनाह आज की तारीख में पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वॉशिंग मशीन ही सबको देती है। और इसी पनाह में पहुंचे मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टी। मगर यहां पर अब हम आपको मुंबई जामा मस्जिद के दो पूर्व ट्रस्टी हैं, हनीफ नालखांडे और शोएब पालोबा, इनसे हमारी इन तमाम मामले पर बातचीत हुई है। उन्होंने खुलकर इन घपलों और घोटालों से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये ट्रस्टियों ने भाजपा में प्रवेश किया है, ऐसा खुलकर आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के कामकाज को लेकर, उसमें होने वाले गबन घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर, किस तरह से कब्रों के ऊँटों का सौदा होता है और कैसे उसमें लाखों के वारे न्यारे ट्रस्टियों द्वारा किए जाते, इसका सनसनीखेज खुलासा इन दो पूर्व ट्रस्टियों की जुबानी सुनिए। जी, सबसे पहले मैं आपका तारुफ चाहूँगा, इंट्रोडक्शन चाहूँगा, ताकि सब लोग जान सके कि आप लोग कौन हो। मैं शोएब पालोबा हूँ जी। मैं जुमा मस्जिद में 12 साल तक ट्रस्टी रहा, मुंबई जामा मस्जिद। मुंबई जामा मस्जिद में जी। और 1 साल के लिए जब हॉस्पिटल बनाने जाना था तो इन हजरातों ने मुझे कॉप भी किया था और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका। हाँ। इसलिए वो वहाँ से मामला एंड हो गया जी। और बाद में मैं रिटायर हो गया। जी। जी, आप? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ नालखांडे है। मैं 2001 से 2013 तक जामा मस्जिद का ट्रस्टी रहा हूँ। जी। जामा बड़ा कब्रिस्तान का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ मेरे अंडर में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद स्कूल का, इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो इंग्लिश मीडियम को सेक्शन को चालू किया है, उसके अंदर मेरा अपना ब्रेन चाइल्ड था। जी। 2013 तक मैं अपना ट्रस्टी रहा हूँ जामा मस्जिद का। हनीफ साहब, हाल ही में काफ़ी मीडिया में चर्चा रहा मौजूदा मुंबई जामा मस्जिद के जो ट्रस्टी है शोएब खतीब और उनके कुछ साथी हैं, अजीम फिरफिरे, जो कुछ नाम भी आए थे। तो इन लोगों ने मुंबई जामा मस्जिद के ऑफिस पर मुंबई के बीजेपी के लीडर आशीष शेलार, एमएलए भी हैं, वो आए थे, उनकी मौजूदगी में बीजेपी में उन्होंने प्रवेश किया। तो बाद में उन्होंने उसको डिनाई भी किया है, इनकार भी किया, एक वीडियो भी जारी किया था। लेकिन जो बातें चल रही है इन तमाम राजनीतिक प्रवेश के ये जो भी ड्रामा जिसे कहा जाएगा एक तरह से, तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि मुंबई जामा मस्जिद, इस जामा मस्जिद के ट्रस्ट में आने वाला मरीन लाइंस का अंडर में आने वाला ये बड़ा कब्रिस्तान, और मुंबई में अलग अलग जगहों पर मुंबई जामा मस्जिद की बहुत बेशकीमती और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। तो इनको लेकर के जो करप्शन किया गया है, तो जैसे कि जो राजनीतिक आजकल माहौल चल रहा है पूरे देश के अंदर, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनको लगाओ तो आदमी जो है वो वॉशिंग मशीन की तरफ दौड़ा चला आता है। तो क्या ये कितनी सच है ये आरोप, जो बातें गर्द कर रही है, लोगों में चल रही है, मुस्लिम समाज में, कम्युनिटी में बातें चल रही है कि ये लोग जो है ये सिर्फ अपने करप्शन को छुपाने के लिए बीजेपी में इन्होंने एंट्री की है? ये तो भाई साहब जवाब है ना, शोएब खतीब साहब और हसीब किरकिरे ही दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसा तुमने कहा ना कि ड्रामा, हाँ। आपने ड्रामा वर्ड इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही। ड्रामा था और ड्रामा ऑलरेडी जितनी पब्लिक ने देखी है, समझी है, वो लोग को इन बिटवीन द लाइन पढ़ने को आता है तो लोग पढ़ सकते हैं। जी। शोएब भाई, लेकिन करप्शन का मामला क्या है? बिल्कुल सही है जी। जो आप बात करते हैं करप्शन की, करप्शन 2017-2016 में
इन्होंने इलेक्शन जामा मस्जिद में ट्रस्टी बने शोएब खतीब दिसंबर 2000 इलेक्शन में दिसंबर 2016 के इलेक्शन में ये चुन के आए हैं जी 2017 से करप्शन चालू हो गया जामा मस्जिद के अंदर 2017 सबसे पहले अक्टूबर 2017 में हमारे एक जामा मस्जिद की एक प्रॉपर्टी थी हुजैर स्ट्रीट में, वहाँ पे कुछ नहीं था, वो बिल्डिंग जमीन बिल्कुल खाली थी, उसके ऊपर 10 माले की बिल्डिंग की शुरुआत होगी। आज वहाँ पे 10 माले की फोटो देख बिल्डिंग सकते है। हैं, वो फोटो आप देख सकते हैं। ये 10 माले की बिल्डिंग 10 माले की है। बिल्डिंग तो ये मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के कौन सी जमीन पर बनी हुई है? 52-56 हुजैर स्ट्रीट। अच्छा 10 माले की बिल्डिंग है। हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट्स हैं। अच्छा 10 माले के ऊपर 40 फ्लैट हैं। जी ये 20 करोड़ से ज्यादा का ये माल बिका हुआ है। जी। ये पैसा किधर गया है? जामा मस्जिद को न तो इसमें जगह मिली है न इसमें 1 रुपया मिला है। हमारे अकाउंट के अंदर ये पैसा रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्लियर कि पैसा कहाँ गया वो लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, मौजूदा ट्रस्टियान आजाद बता सकते हैं कि पैसा कहाँ गया। इतना बड़ा ट्रस्ट है, ऑडिट तो होता ही होगा। जी जी जी। तो ऑडिट रिपोर्ट भी आपने चेक की होगी, ऑडिट देखी रिपोर्ट हमारे होगी। हाथ में है, अच्छा। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल है। नहीं कर रहा 10 है, नॉट ए सिंगल पेनी। 10 मंजिला टावर बना लिया गया। जी, जी। तो अमूमन ये बना करके इन लोगों ने बेचा है लोगों को, तो कितनी रकम का ये हेरफेर ये तो होगा? अंदाजा नहीं दे सकते हम लोग। वो एक तो लोग ही मार्केट रेट के हिसाब से शोएब भाई मिनिमम 40 लाख रुपए का एक फ्लैट बिका है। 40 लाख का मिनिमम। तो एक फ्लोर पे कितने फ्लैट है? 4 फ्लैट है। हाँ 4 चौक 16। अच्छा 1 करोड़ 60 लाख रुपया 60 लाख रुपए एक पर फ्लोर। पर अब आप फ्लोर। अंदाजा लगाइए ऊपर फ्लोर के ज्यादा बिका है कमती बिका है, 40 रुपए से कमती तो बिका 40 लाख से कम नहीं है, तो आप सोचो जी, कितने करोड़ों का मामला है, कितने मतलब। करोड़ों का मामला है। कई करोड़ों का मामला है। दे आर वाजिब अदा, वो लोग बताना है, जवाब देना है। जवाब देना है। 11 क्या 11 ट्रस्टी, जिसमें पुराना ट्रस्टी लोग भी इन्वॉल्व है। अभी नया ट्रस्टी लोग नहीं इन्वॉल्व है, अच्छा। पुराने ट्रस्टी लोग, बट अभी नए ट्रस्टी भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिकॉज उन्होंने पॉइंट को रेस नहीं किया। उनके ड्यूटी थी कि पहले पॉइंट रेस करते कि भाई पैसा कहाँ गया जो अकाउंट में देखा नहीं रहा है। जी। तो शोएब भाई, इस ताल्लुक से आप लोग ने वक्फ बोर्ड से या कोर्ट से इस संबंध में कुछ पेपर वर्क किया? वक्फ में शिकायतें करना या कोर्ट में केसेस वगैरह इस तरह से ले जाना, कुछ इस पर कुछ प्रोसीजर किया है आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमीद मुर्शद साहब और हनीफ भाई ने ज्वाइंट पिटीशन फाइल किया था उधर औकाफ के अंदर। अच्छा। और औकाफ से हमको अच्छा खासा, मतलब क्या बोले तो नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर बोलूंगा मैं। हाँ। क्योंकि औकाफ से ना हमको इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हुआ है। हाँ। उसके बाद में ये लोग वापस हाई कोर्ट में हमको जाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि क्या है, वो रूल है हाँ। कि आप जब औकाफ आपको एंटरटेन नहीं करते तो आप हाई कोर्ट हाई जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है हाँ। तो उसको भी वो लोग ओबे नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा हो गया है। जी। हमने उसके लिए भी हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। तो हाईकोर्ट ने क्या हनीफ भाई ऑर्डर दिया है? हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2018 का ऑर्डर है। ये बिल्डिंग को 10 माले की बिल्डिंग को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। हाँ। और इसके ऊपर तो जो कॉन्ट्रैक्टर था, एक्चुअली आदम सुलेमान मिस्त्री करके एक नाम का आदमी था। हाँ। जो एक रास्ता चलते हुए आदमी था, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का ये फाइन भी मारा हुआ है। अच्छा। बिल्डिंग अब तक के डेमोलिश नहीं हो रही है। हमने कोशिश की है, पर कैसा है कि ट्रस्टीज एंड दी इलीगल बिल्डर है, वो मैनेज करते हैं म्यूनसिपैलिटी को। इस वजह से आज तक वो बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी है, नहीं तो इसको डेमोलिश हो जाना चाहिए। मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और उस पे इलीगल एंक्रोचमेंट बता करके एक 10 माले का टावर खड़ा कर दिया गया और ट्रस्टियों ने इसकी कोई शिकायत भी नहीं की, जो कि उनका पहला फर्ज बनता था। वो मैं जब हाईकोर्ट में गया एज ए इंटरविनर, हाँ। मैंने हाईकोर्ट के सामने पूरे मुद्दे रखे हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कि जो एग्रीमेंट दाखिल किया है इलीगल बिल्डर ने वो फोर्ज है, ड्रेन रसीद है वो डुप्लीकेट है, इलेक्ट्रिक बिल फोर्ज है। इसके बावजूद ट्रस्टियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है कि भाई जामा मस्जिद के डॉक्यूमेंट फोर्ज करके वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में दाखिल किए गए। ये ड्यूटी जामा मस्जिद ट्रस्टियों की थी कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करके उसको अपनी जगह पहुंचा देते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। इसी सिलसिले में मैं बातें आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। कि हमारे जमातियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत दुआना गुजारिश करता हूँ कि हम दोनों भाई लोग आगे आए। हमारे जमात का ट्रस्ट है, हमारे जमात के मरहूम ने हमको ये गिफ्ट किया है, तो उसका संभालना हमारा बहुत बड़ा फर्ज बनता है। और आप लोग उस फर्ज के अंदर किसी भी सूरत में वोट देने के हिसाब से, जो भी हिसाब से आप लोग को वो लोग मैनेज करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप है ना बहुत सोच समझ के काम करो, क्योंकि अल्लाह के बाद आप भी जवाब दे हो जाओगे।
शोएब भाई, हनीफ भाई, ये एक मस्जिद की प्रॉपर्टी थी जिस पर 10 मंजिला टावर बना दिया गया, ऐसे और क्या घपले हैं? सर इसके बाद में बड़ा कब्रिस्तान के अंदर, बड़ा कब्रिस्तान के बीचों बीच, बड़ा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा वर्कर लोग के रहने के लिए एक छोटा सा रूम था। जी। वो रूम को भी उन्होंने ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाया है, वो भी इलीगल तरीके बनाया है। अच्छा। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर टेरेस भी। कब्रिस्तान में टेरेस की क्या जरूरत है? कब्रिस्तान में बालकनी की क्या जरूरत है? तो ये देखिए, ये है वो। अच्छा। ये इलीगल तरीके से बना। दूसरा नंबर 2 चीज हुआ है। नंबर 3, कब्रिस्तान में जो मस्जिद है उसके बाजू में एक किराएदार रहता था, उसको खाली करवा के लिया। खाली करवाने के बाद में ऐसा दिया कि हमको वहाँ पे औरतों के लिए गुस्लखाना बनाना है। अच्छा। और मस्जिद बनानी। कब्रिस्तान 150 साल पुराना है, 180 साल पुराना है। हाँ। कब्रिस्तान में जिसने कब्रिस्तान डोनेट किया था, उन्होंने बहुत सोच समझ के कब्रिस्तान के लिए लाशों की गुस्ल के लिए मर्दों के अलग से गुस्ल खाना है, औरतों के लिए अलग से गुस्ल खाना पहले से ही है। हाँ, पुराने जमाने से ही है। और वो कुएं के पास रखा था कि इनके पानी की शॉर्टेज हो तो मैयत को गुस्ल देने में कोई तकलीफ ना हो, कि वो इतने दूर अंदेश थे। हाँ। कि कुएं के पास ही दोनों गुस्ल खाने बनाए। जी। हमने 2003 में 2004 में जब कब्रिस्तान का डेवलपमेंट चलता था, इन दोनों गुस्ल खाने को अप टू डेट किया है। बहुत सी तमाम सहूलतें उसको दी थी गुस्ल खाने को। अलग से औरतों का गुस्ल खाना यहाँ अलग से बनाने के पीछे क्या मंतिक थी, क्या उसके पीछे क्या आइडिया थी, मेरे समझ से बाहर है। नंबर 1। उसके बाद में इसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे आप। हाँ जी हाँ। ये देखिए, ये जो पहले का पुराना ये है, वो पहली तस्वीर। और जो बाद में नया बनाया ये दूसरी तस्वीर। नहीं, वो तो बोर्ड लगा है, वो दिखा ना बोर्ड। हाँ। हालांकि वक़्फ़ की जमीन किसी और को वक़्फ़ नहीं की जाती, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं कर। यस, नहीं, नो कंस्ट्रक्शन। जी। अभी दिखा रहे। तो ये पुरानी तस्वीर है। ये ऊपर देखिए। अच्छा। ये ऊपर बोर्ड लगा है। जी। जी। ओके। ये उसकी पुरानी ये तस्वीर। पुरानी तस्वीर। अब यहाँ पे ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, और ग्राउंड बोलते हैं गुस्ल खाना है औरतों के लिए, और फर्स्ट फ्लोर पे औरतों के लिए मस्जिद बनाई है। अच्छा। ठीक है, औरतों के लिए आप जाके आज देखिए मस्जिद में जो कब्रिस्तान में चटाई तदफीन के लिए चटाई बेची जाती है, कफन के कपड़े बेचे जाते हैं, जो कमर्शियल तरीके से बेची जाते हैं, उसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो अच्छा। मस्जिद का और कब्रिस्तान गुस्ल खाने का उपयोग क्या हुआ? मैं ये बात और आगे बढ़ाता हूँ कि हर तबके के लोग, हर समाज के फतवे निकाले जाएं तो आपको बताया जाएगा क्लियर कट कि कब्रिस्तान में मस्जिद नहीं, औरतों का जाना ममनून है। तो मस्जिद बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कैसे उनके दिमाग में आया, हमारे समझ के बाहर है। जी, ठीक है। मेरा एक दूसरा सवाल यहाँ पे सवाल होता है जी कि कब्रिस्तान जो पहले का किराएदार था, उसको अच्छी खासी रकम देके बाहर किया गया। हाँ। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये पैसा आता कौन है? कौन इन्वेस्टर है इसका? अच्छा। हमने तो ऐसा सुना है ये कहीं से फॉरेन से पैसा आया है। अच्छा। और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत फॉरेन फंडिंग है इसमें। ऐसा सुनते हैं जी। तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है। जी। हनीफ भाई, शोएब भाई, कुछ 3-4 सालों से लगातार बातें सुनने मिल रही है बड़ा कब्रिस्तान। 8 सालों से नहीं, जो मैं सुन रहा हूँ मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कब्रों के जो ओटे हैं उनकी भी खरीद फरोख्त होती है। सर, इससे पहले मैं एक और सवाल, एक और इलीगल काम के ऊपर कब्रिस्तान का जी, पूरा ठीक कर है, लूं। जी, ठीक है। ज्यादा एक समझे जी। कब्रिस्तान में पब्लिक की सहूलत के लिए टॉयलेट्स बनी हुई थी पुरानी। एक हमारा पुराना टॉयलेट ब्लॉक था, टॉयलेट बनी हुई थी, और यूरिनल था। 9 यूरिनल थी लोगों के लिए, और आदमियों के, जेंट्स के लिए, और कुछ 5, 6, 7 टॉयलेट्स हैं आदमियों के लिए। अब इन्होंने क्या किया, ये शोएब खतीब साहब ने और ये मौजूदा ट्रस्टीज ने यूरिनल को 2 यूरिनल कम करके उसको कमर्शियल शॉप बना दिया। अच्छा। और कमर्शियल शॉप बना के किसको बेचा है? एक अब्दुल रऊफ मेमन को। अच्छा। एक अब्दुल रऊफ मेमन को, जिन्होंने 2 ट्रस्टियों के पे इल्जाम लगाया कि मुझे ओटा खरीदने के लिए मैंने उनको 5 लाख रुपए दिया हूँ।
अच्छा, उस ट्रस्टियों के ऊपर जो एफआईआर भी दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज हुई। मेरा मेरा यहाँ बोलना ये है कि उससे क्या इतनी मोहब्बत थी कि अब्दुल रऊफ मेमन को दुकान दी गई और उसके ऊपर अब्दुल रऊफ मेमन के लड़के का मीटर लग गया है। अच्छा, अब्दुल रऊफ मेमन के लड़के के नाम का उस दुकान पे मीटर लगा है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने अभी 2-3 चीज के जिक्र किया। एक तो इलीगल बिल्डिंग बनी है 10 माले की, नंबर 1। दूसरा, कब्रिस्तान में अंदर का काम हुआ है, जो एक वो बना, वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। मस्जिद जो बनाई है, टॉयलेट ब्लॉक, इसका ट्रस्ट के जो कानून है उसके हिसाब से इनका सबका रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका एस्टीमेट होना चाहिए था। 3 टेंडरों का बुलाना चाहिए था, 3 टेंडरों से फाइनल करके उनको किसी को अलॉट करना था, टेंडर बिडिंग करना चाहिए। इसके ताल्लुक से कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया है। अच्छा, पैसा आता किधर से, पैसा जाता किधर से, ये अल्लाह ही बेहतर जाने, या किसके जेब में जाता है। इसके ऊपर इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। मैं तो सोचता हूँ इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटे बेचने का जो सिलसिला है उस पर मैं कुछ जानकारी चाह रहा था। उसमें ज्यादा रोशन हनीफ साहब करते कभी जी, हनीफ भाई बहुत कीन इंटरेस्ट से उन्होंने काम किया माशाल्लाह, और बहुत सही ढंग से काम करके ऑर्गेनाइज्ड वे से उन्होंने बनाया। अब बाकायदा पूरा बोर्ड का अप्रूवल, बोर्ड का एक्सेप्टेंस, बोर्ड की परमिशन से ही पूरा काम होता था। अच्छा, यहाँ कोई बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, बोर्ड को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। चंद लोग फैसले कर रहे हैं। सर ऐसा है कि जब मैं ट्रस्टी था 2002 में हमने कब्रिस्तान को रीडेवलपमेंट करने का काम स्टार्ट किया था। ये काम 10 साल तक मैं रहा। 10 साल में मेरे और हमारे एक साथी ट्रस्टी थे सलमान रोगे, ये हमारी दोनों की मेहनत था कि हमने कब्रिस्तान को ये शेप दिया आज जो शेप में देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस बीच हमने बहुत सारे इलीगल वोटे दिए पर कभी किसी को रेगुलाइज नहीं किया। इस मुद्दे को रद्द के कि अगर कब्रिस्तान में हम सबको वोटे दे देंगे तो आगे जनरेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी। कब्रिस्तान की जगह अपनी जगह वही है, आबादी बढ़ गई है, मैयतें ज़्यादा हो गई है। अगर सबको हम वोटे दे देंगे तो हमारे पास में कब्रों के लिए, कल तदफीन के लिए जगह रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, रिसाइकल नहीं होगा, जगह कमती होगी। अब के ट्रस्टी इन्होंने कब्रें बेच रही है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि कब्रें 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए तक बिकती है जी। एक कब्र, एक सिंगल कब्र की जगह कम से कम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो भी जैसा आया, 10 लाख से नीचे मेरे ख्याल से नहीं है। और एक अंदाजे के मुताबिक 700-800 कब्रें बिकी हुई है। और ये कब्रें बिकने का तरह हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि जो कब्रें अगर किसी को हम अलॉट करते थे, कोई रीज़न था, हमारे पास एक नॉर्म्स बनाया था कि किसी ने पुराने ज़माने में कब्रिस्तान की फ़ीस भरी हुई है, उसके बाद में उसने फ़ीस नहीं भरी, तो हमने उस नॉर्म बनाया, तो उस नॉर्म को फॉलो करते थे यहाँ। और उसका बाकायदा रेजोल्यूशन होता था। यहाँ बगैर रेजोल्यूशन के कब्रें अलॉट हो रही है। कब्रिस्तान के रजिस्टर के अंदर वाइटनर लगा के दूसरे का नाम, मेरे नाम के ऊपर दूसरे किसी का नाम लिखा जा रहा है, या दूसरे नाम के ऊपर मेरा नाम, जिसने पैसा दिया उसका नाम लिखा जा रहा है, और ऐसे रसीदें बनी जा रही है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये एक घोटाला, 700-800 कब्रें आप बता रहे हैं, तो ये जो 5 लाख में ओटा बेचना या जो भी रकम तय होती होगी, तो अंदाजन ये 700-800 कब्रों को, ओटों को बेचने को लेकर के कितना बड़ा ये एक रकम का आंकड़ा हो सकता है, कितना बड़ा घोटाला हो सकता है ये अंदाजन क्या कहेंगे इस पर? आप मिनिमम 5 लाख रुपए पकड़े, हाँ। 5 से ज्यादा ही है। लोगों को तो 10 और 12 और 15 लाख की बातें करते हैं। हाँ। मैं एक अंदाजा 10 का पकड़ता हूँ। हाँ। तो 1 करोड़, और ये 7-8-10 करोड़ रुपए का घोटाला है। ज्यादा है नहीं, मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि 700-800 कब्रें, 700 कब्रें में आपके कहने के मुताबिक 700-800 3,500 करोड़। जी ठीक है। जामा मस्जिद में अब कुछ अवैध निर्माण किया गया है। अभी आप शोएब भाई बोलने जा रहे थे। शोएब भाई क्या कह रहे थे आप? तहारत खाने के ऊपर हाँ। बताया जा रहा था पहले कि हमारे खादिमों को रूम नहीं है, बेचारे बाहर सोते रहते हैं हाँ। पैसेज के अंदर, तो उनके लिए रूम बनाया जाता। तो बोला चलो नहीं, गुड स्टेप, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि इलीगल काम हो रहा है। उधर भी लीगल परमिशन लेके कर सकते थे। हाँ। जैसा कि माजी के ट्रस्टियों ने सब लीगल काम किया है। हाँ। जितना भी काम हुआ लीगल, जैसे हमारे टाइम पे मोहम्मदिया स्कूल ग्राउंड लेवल से ऊपर तक हम लोगों ने बनाया लीगल वे में बनाए, अच्छा। परमिशन लेके। उधर रोगे हॉल बनाया जा, पूरा सही ढंग से चैरिटी कमिश्नर के अप्रूवल से प्लान पास कर बीएमसी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो किए, गाइडलाइन को फॉलो किए, और उन्होंने वो चीज़ को कॉम के हवाले कर दिया। अच्छा। तो तरीके से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है
और ये टॉयलेट के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जी, है, जी। इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह हैं? है बहुत। काम पिछले सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। जी 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर का काम है। ये देखिए, ये पुराना टॉयलेट का, ये ऐसा टॉयलेट था। अच्छा, ओके, अब ये टॉयलेट के ऊपर दो फ्लोर बनाया गया है। 2 फ्लोर बनाए दो गए। फ्लोर बना गया है, वो भी इलीगल, अनऑथोराइज। अच्छा, ये 2 फ्लोर को लग करके एक और स्ट्रक्चर है उसको ऊंचा, बाजू का, उसको ज्वाइन कर दिया गया है क्या? ये ज्वाइंट है। अच्छा, वो ये बिल्डिंग जामे मस्जिद की है पीछे वाली। हाँ। इसके तारत के ऊपर 2 फ्लोर। और अभी हमारा हिसाब, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, ये करोड़ों रुपए में जगह बेची गई है। करोड़ों रुपए में जगह बेची है। कोई कहता है 5 करोड़ में बेची है, कोई कहता है 4.5 करोड़ में लिया है। क्योंकि वो सुतार चार बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है। झवेरी बाजार झवेरी बाजार बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है। तो ये जगह एक इंच का वैल्यू है उधर, एक इंच की वैल्यू है। अगेन वही बात हुई है कि इसका कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये पैसा किधर, ना इसका एग्रीमेंट बना है, ये पैसा किधर गया है, किसके जेब में गया है, इसके ऊपर भी बहुत सारी ऑल 11 ट्रस्टीज ऑल इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग दैट नाजिर साहब ऑल्सो, बिकॉज हमारे हिसाब लॉ के हिसाब से नाजिर साहब इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हम लोग सिर्फ सब महीने में एक बार के मीटिंग अटेंड कर दिया, अर्जेंसी आई तो मीटिंग अटेंड कर दिया, बाकी पूरा का पूरा पावर है ना नाजिर साहब के हाथ में। ये नाजिर साहब इस मामले में क्यों खामोश बैठे, क्यों नहीं अपना एक्शन लेते, अल्लाह ही जानता है। सर, इससे ज्यादा सीरियस काम अभी जी। जामा मस्जिद खुद अपना डिक्लेयर हेरिटेज है। जी, हेरिटेज 2A डिक्लेयर है, डिक्लेयर है। म्यूनिसिपैलिटी के जी। गैजेट के हिसाब से। वहाँ पे जो भी डिक्लेयर हेरिटेज होता है, उसके कंपाउंड में कहीं भी इलीगल काम नहीं हो सकता है विदाउट परमिशन। अब फिलहाल अपने पिछले 2 महीने से यहाँ पे इलीगल काम चला है और बड़े पैमाने पे चला है। आरसीसी का रीइंफोर्समेंट का कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है ये तो हमको नहीं मालूम है क्या बनाया जा रहा है, लेकिन इलीगल वर्क कुछ हो रहा है। काम हो रहा है। इसके ये देखिए, फोटोग्राफ देखिए। जी, हाँ, ये बड़े पैमाने पे इलीगल का, बड़े आरसीसी का बड़े कॉलम आ रहे हैं। ये मौजूदा कंडीशन है ये वहाँ। मौजूदा कंडीशन इसके अच्छा। बाद की है। एक महीना पहले की तस्वीर है। जी हाँ, इसमें मैं मजीद रोशनी डालूंगा जी, कि पुराने जमाने के ट्रस्टियों ने जो आर्किटेक्ट अपॉइंट किया था, तो ऊपर का आप जब फ्लोर कभी विजिट करोगे ना, हाँ। एक भी पिलर नहीं है। अच्छा। इतना बड़ा हॉल है ना, विदाउट पिलर, ऊपर कैंची बनाकर उन्होंने कैसा इंजीनियरिंग डिवाइडेशन किया है और पूरा लोड कैंची से होल्ड करता है। अच्छा। पूरा के पूरा। और नीचे जरा भी बेसमेंट में थोड़ा बहुत भी डिफरेंट हो गया, कोई अच्छा आर्किटेक्ट होगा जब भी कोई चीज को ध्यान रखेगा, ऐसे ही कोई छप्पर टाइप का बिल्डर होगा तो पूरा का पूरा कोलैप्स होगा। उसका जिम्मेदारी कौन? बड़ा हादसा भी हो सकता बड़ा है। हादसा हो सकता है, जिम्मेदार कौन? करोड़ों अब्जों रुपए का नुकसान हो जाएगा मस्जिद का। तो हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस? जी, नहीं, हेरिटेज को सबसे पहला धक्का तो हेरिटेज को लगेगा। जो उसका हेरिटेज का आज जो वैल्यू है, जी, वो तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो heritage जाएगी। value। जी। आज ताजमहल के पीछे आप करोड़ों रुपए की अच्छी बिल्डिंग बना लो, पर ताजमहल की वैल्यू अपनी जगह नहीं रहेगी ना। नहीं रहेगी। वही जामा मस्जिद के लिए लोग आते हैं देखने के लिए। अभी भी कहाँ से यूएसए से आते हैं, यूके से आते हैं, लोग आते हैं। अभी इनके यूएसए की एम्बेसी आके गई, तो कल तो हमारे हेरिटेज की वैल्यू खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है जो मौजूदा ट्रस्टी हैं वो अपने पैसे के अंदर मफाद में उनका मफाद सिर्फ पैसे के मामले में है। इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। सरकार से आप दोनों की क्या अपील रहेगी इन पूरे मामलात को लेकर? सर, हमने दूसरी बात ये है, ये मुद्दा लेके जामा मस्जिद ट्रस्ट के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इनकी 48 बिल्डिंग्स हैं। जी, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसीज होती रहती हैं। जी, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसीज के अंदर ऐसा अभी एक वक्त का एक कानून आया 2014-2015 के अंदर कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी के लिए वक्फ बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है। आज तक जामा मस्जिद ने, जब से कानून आया उसके बाद से जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जब जितने भी ट्रांसफ़र किए, हमारे पास लिस्ट है 59 की लिस्ट है, उसके अंदर इन्होंने परमिशन नहीं ली। ये लिस्ट है 59 लोगों की। मेरे कौम के मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर जरा अपना दिमाग लगाया जाए कि 1 रुपए में और 0 पैसे में ट्रांसफर हुआ है। हाँ, हनी भाई पेज पलटिए थोड़े से, 1-2 स्ट्रेट पकड़ करके। हाँ, ठीक, जी। ये लिस्ट में जी। डिटेल दिया हुआ है। अच्छा, नेम ऑफ द टेनेंट, हाँ। कौन सी प्रॉपर्टी है, हाँ। क्या एरिया है, अच्छा, तमाम चीजें। जी, और कौन जी। कौन से दिन ये रजिस्टर हुआ, रजिस्टर और हुआ। ये रजिस्टर के एग्रीमेंट है। ये
शेड्यूल 2 की कॉपी है, अच्छा जो हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाली है गवर्नमेंट ऑफिस से। अच्छा 59 एग्रीमेंट है, 57 रजिस्टर्ड है। हाँ। एक एग्रीमेंट ऐसा है जो सिर्फ उन्होंने नोटरी करके उन्होंने किया है, उसके अंदर गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन का भी पैसा उन्होंने छुपाया हुआ है। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप एग्रीमेंट की कॉपी देखेंगे तो जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर लैंडलॉर्ड को 33% ट्रांसफर मनी मिलती है। हाँ। और वही सिस्टम चला है, ट्रांसफर फीस है वो। ट्रांसफर फीस बोले जी। प्रीमियम है, वो जो लैंडलॉर्ड का हक होता है। हाँ। जो मस्जिद का भी हक है। जी आपको मैं एग्रीमेंट बताऊंगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो ट्रस्ट मैंने निकाला हूँ। हाँ। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हमने जामा मस्जिद ने ट्रस्ट ने हमसे कोई पैसा नहीं ली है, तो पैसा किधर गया? जी रजिस्टर पर लिखा गया है 1 रुपया या 0 डोनेशन, फिनिश। वो सब इतना लाखों रुपया गया किधर? करोड़ों रुपया। ये देखिए, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि कैमरे इसमें लिखा है कि हमने ट्रस्ट को कोई पैसा नहीं दिया। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। अच्छा तो ये करोड़ों रुपया, ये जब पैसा हुआ है, ये करोड़ों रुपए की ट्रांसफर हुई है, इसमें करोड़ों रुपये का हेरफेर हुआ है। पैसा किसके जेब में गया है या कहाँ चला गया? हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नहीं, उसमें एग्रीमेंट में लिखा गया है कि हमने दिया ही नहीं है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? करेगा? सही बात। तो पैसा गया वो किधर? बीच में ही खा गया है, पैसा किधर गया? बीच में ही खा वो गया। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जी अच्छा, इसके ऊपर हमने वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन डाली है 52 के अंदर। जी। वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर नोटिस निकाली जामा मस्जिद को। हाँ एंड जामा मस्जिद को नोटिस निकाली, ये वक्फ बोर्ड का है, और जामा मस्जिद को नोटिस है, और उनके जो जितने ट्रांसफर है जी उनको नोटिस निकाली। जी, हाँ। ये देखिए, जी जी ठीक है। इसको नोटिस निकाली। 2 नोटिस है, जैसे आप लोगों ने बताया अभी बात से पहले, 21 लोगों को, एक 22 लोगों को है। ये दो नोटिस है। जी ठीक है, एक ये नोटिस है, एक ये नोटिस। ये दो नोटिस है, ठीक है जी। 2 नोटिस है। उसके बाद जी नोटिस इशू होने के बाद में हमने वक्फ बोर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया। अभी आपको जो लिस्ट बताया उसके साथ में सर्टिफाइड कॉपी दिया उसको रजिस्ट्रेशन की। वक्फ बोर्ड उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा और अभी जो प्रेजेंट वक्फ बोर्ड के सीईओ है तहसीलदार साहब, ये दोनों जामा मस्जिद के प्रेशर में है या उनके अंडरस्टैंडिंग अच्छी है जामा मस्जिद ट्रस्टियों के साथ में, इसीलिए वो किसी तरह का भी एक्शन लेने के लिए हिचकिचाते हैं या एक्शन लेने के लिए कतराते हैं। पॉलिटिकल दबाव या इन्फ्लुएंस कुछ उसमें? सब ये तो पॉलिटिकल दबाव होगा ही ना जी। और यही वजह है कि ये अभी जो शोएब खतीब ने जो बीजेपी ज्वाइन करने का है, ये उसकी वजह है कि इतने तमाम चीज़ें जब कांड जो है उसको दबाने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ये किया है। हनीफ भाई, हाँ। शोएब भाई, मुंबई जामा मस्जिद, उसकी तमाम प्रॉपर्टी ये कौम की प्रॉपर्टी है, उम्मत की प्रॉपर्टी है, और उसमें इतने बड़े पैमाने पर ये घपले किए जा रहे, इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे। सबसे पहले आप सरकार से इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की मांग करोगे? दूसरा, पूरी कौम को इन घोटालों को लेकर क्या पैगाम दोगे? सबसे पहले बात तो ये देखो, हम लोगों ने 7 क्रिमिनल केस और 3 सिविल केस किए हैं जो अभी तक कोर्ट में सब पेंडिंग है। जी। इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने एक चीज़ को उजागर किया था, लेकिन हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उन्होंने कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया और वापस वो लोग इलेक्ट होके आ गए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मसलियत है इसके अंदर अल्लाह की। लेकिन अभी जो आप लोग आए हैं तो हम लोग को कौम को और अपने दूसरे और मेमन बरादर हैं, दूसरे घाची हैं, मंसूरी लोग हैं, सब लोग हमको ये पॉइंट उजागर कर रहे हैं कि देखो इस तरह से कहानी सामने हम जुमा मस्जिद की लाके आपके सामने रख दी, और आपको जो जैसा अच्छा लगेगा आप आके की कीजिए। वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू। सर, मेरा तो बोलना ये है सर कि इन्होंने जो काम किया है, जो जामा मस्जिद के ऑफिस का इस्तेमाल करके जो बीजेपी में दाखिल हुए हैं, जो अपना मफलर पहना है, वो बहुत, सबसे पहले तो बहुत गलत काम किया है। जामा मस्जिद का ऑफिस का
ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से पूरे कौम में, पूरे कम्युनिटी में, मुस्लिम बिरादरी में बहुत बड़ा गलत पैगाम गया है जी। ये बहुत बड़ा गलत काम है। इनको इसके ऊपर रिज़ाइन दे देना चाहिए, पूरी ट्रस्ट के ट्रस्टियों को रिज़ाइन देना चाहिए। ये तो नंबर होना चाहिए। इसके लिए तमाम उम्मत के हमारे मुस्लिम उम्मत को आगे आके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो इलेक्शन हुआ था जामा मस्जिद का, इसमें शुएब खतीब ने और उनके जो पैनल है वो पूरी तरह जीत के आए, थम्पी मेजोरिटी से आए। उसके पीछे बहुत बड़ा राज ये रहा है कि उन्होंने बेहिसाब बेदरीक पैसा खर्चा किया है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा खर्चा किया हुआ है। ये पैसा आता किस लिए और क्यों पैसा खर्चा किया? जामा मस्जिद ट्रस्ट कमाने का जरिया नहीं है। जामा मस्जिद ट्रस्ट वो एक खिदमत का जरिया, खिदमत का जरूरत है। ये पैसा आगे से आता है। इसके पीछे, इनके दिमाग के पीछे है कि जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे हम यहाँ से नोट छापते रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। तो ये उम्मत को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि ऐसे ट्रस्टियों को इनको बाहर करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनके एजुटेशन करना चाहिए।